ओके। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा प्रेयर ऑफर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पितरूपस्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग कैसे लेना है, कैसे सही डिसीजन लेना है, उससे पहले एक प्री रिक्विजिट है कि आपको गलत डिसीजन से बचना आना चाहिए। ठीक है, तो सही डिसीजन कैसे लेना है वो सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि गलत डिसीजन कैसे नहीं लेना है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अगर हम उन सर्कमस्टेंसेस में है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अवॉइड करें डिसीजन मेकिंग को। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? उन सर्कमस्टेंसेस का पता लगा के। तो पहला सर्कमस्टेंसेस जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम उसमें हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, दैट इज फियर ड्रिवन। अगर आप फियर में हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप डिसीजन ना लें, क्योंकि दैट इज हाईली प्रोबेबल कि आप गलत डिसीजन लेंगे उस टाइम पे। ओके, सो इसका एग्जाम्पल आप लोग एक्चुअली महाभारत से देख सकते हैं। कैसे? महाभारत में आपने देखा होगा, अश्वत्थामा जब उसने पांडवों के सारे पुत्रों को मार दिया था, तो पांडव उसे ढूंढ रहे थे। और अश्वत्थामा इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने डर में आके ब्रह्मास्त्र फायर कर दिया। ऑल्दो आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मास्त्र जो है दैट इज नॉट अ कॉमन वेपन, है ना। इवन आज के जमाने का मोस्ट पावरफुल वेपन विच इज न्यूक्लियर वेपन, उसको भी आप ब्रह्मास्त्र से कंपेयर नहीं कर सकते। बट वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने छोटी मोटी चीजों के लिए परीक्षित महाराज पे ब्रह्मास्त्र फायर कर दिया, बिकॉज ही वॉज इन फियर। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर फियर में हैं तो वी शुड अवॉइड टेकिंग डिसीजन। ओके, सेकेंड सर्कमस्टेंसेस, ऐसे 7 सर्कमस्टेंसेस, तो पहला आप लोग नोट कर सकते हैं ना। तो पहला है फियर ड्रिवन, सेकेंड है एफिनिटी ड्रिवन। एफिनिटी मतलब अगर आप किसी से अटैच हैं और उस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो भी ज्यादा चांसेस है कि आप गलत ही डिसीजन लेंगे, है ना। कैसे? इसका एग्जाम्पल आप कहाँ से देख सकते हैं? इसका भी एग्जाम्पल आप महाभारत से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्ण जो था वो दुर्योधन से बहुत ज्यादा अटैच था, है ना। तो बिकॉज ऑफ अटैचमेंट वो क्या करता था, दुर्योधन उसे मैनिपुलेट कर पाता था कर्ण को इजीली, है ना। तो इसके चक्कर में कर्ण ने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए। इवन वो जानता था कि यहाँ पे गलत डिसीजन ले रहा हूँ मैं, बट बिकॉज वो दुर्योधन से अटैच था, वो उन डिसीजंस को लेता था। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैं अटैचमेंट को खराब नहीं बता रहा हूँ। अटैचमेंट इज फाइन, बट टेकिंग डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ अटैचमेंट इज रॉन्ग। इसको और इजी एग्जांपल से अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग अपने क्लोथ्स को हैंग करते हैं किसी हुक पे, तो वो हुक क्लोथ को इसलिए सपोर्ट कर पाता है बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ अटैचमेंट टू इट। बट अगर आप उस क्लोथ को बिना हुक से रिमूव किए सीधा खींचते हैं तो वो कपड़ा फट जाएगा, है ना। तो अटैचमेंट खराब नहीं है, बट अटैचमेंट के बेसिस पे डिसीजन लेना खराब है ना, वहां पे आप गलती कर सकते हो। तो सेकंड सर्कमस्टेंसेस हुआ हमारा क्या, इफिनिटी ड्रिवन डिसीजन हमें नहीं लेना है। ओके, व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज ग्रीफ ड्रिवन। अगर आप दुख में हैं, उस टाइम पे भी आप अवॉइड करिए कि डिसीजन ना लें, है ना। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं महाभारत में गांधारी का। ओके, गांधारी के जब सारे कौरव पुत्र मर गए ना, तो वो इतने ज्यादा दुख में थी कि उसने भगवान को ही श्राप दे दिया कि आपका पूरा यदुवंश नष्ट हो जाए, है ना, डायनेस्टी खत्म हो जाए आपकी पूरी। वो ये नहीं देख रही है कि कौरव क्या कर रहे थे, है ना, क्यों खत्म हुए, वो सब कुछ नहीं, बट शी वॉज इन सो मच ग्रीफ दैट शी कर्स्ड भगवान, है ना। तो दुख में भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। उसके बाद चौथा सर्कमस्टेंस क्या है? जॉय ड्रिवन। अगर आप बहुत खुश भी हैं तो भी आप डिसीजन मत लीजिए ना। इसको भी आप अगर महाभारत के एंगल से देखेंगे तो जब इंद्रप्रस्थ स्थापित हुआ था, है ना, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था,
तो युधिष्ठिर को कॉन्करर घोषित किया गया था। एट दैट टाइम दैट वाज अ वेरी जॉयस मोमेंट। और उस टाइम पे क्या हुआ कि दुर्योधन ने चौसर खेलने का इनविटेशन भेजा। तो बिकॉज दैट वाज अ जॉयस मोमेंट, है ना, तो युधिष्ठिर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऑल्दो और भी फैक्टर्स थे उस डिसीजन मेकिंग में, बट जॉयस भी एक बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट था। तो इसलिए अगर आप बहुत खुश भी हैं तो भी आप डिसीजन मत लीजिए। ओके, हाँ। 4 सर्कमस्टेंस। बताओ क्या। नेक्स्ट, व्हाट इज फिफ्थ? ठीक है, फिफ्थ क्या है? एंजाइटी ड्रिवन। अगर आप बहुत एंजाइटी में, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, टेंस फील कर रहे हैं, तो भी आप डिसीजन मत लीजिए। इस सर्कमस्टेंस में भी चांसेस हैं कि आप गलत ही डिसीजन लेंगे। इसका बहुत ही प्राइम एग्जांपल आप महाभारत में देख सकते हैं कि जब एक ऐसा दिन था जिसमें चक्रव्यूह प्लान किया गया था बैटल में, है ना। तो चक्रव्यूह कौरवों की तरफ से इसलिए प्लान किया गया था कि चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ अर्जुन को आता था। तो कौरवों का ये प्लान था कि हम अर्जुन को किसी और जगह पे एंगेज करेंगे और चक्रव्यूह से बाकी सब लोगों को हराएंगे। तो उन्होंने किया भी ऐसा, उन्होंने चक्रव्यूह बनाया, अर्जुन को उन्होंने अलग जगह एंगेज किया। बट टू देयर सरप्राइज एक वॉरियर ऐसा था जो चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ अंदर तक आ गया। ठीक है, कौन था वो? अभिमन्यु, है ना। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के जब अंदर तक आ गया तो कौरवों ने सोचा कि ये तो पूरी बाजी पलट गई, है ना, पूरा गेम चेंज हो गया। इस तरीके से अगर रहा तो हम डिफीट हो जाएंगे। तो वो टेंस हो गए, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गए, एंग्जाइटी में आ गए सारे। तो उन सब के सब ने गैंग अप किया अभिमन्यु के ऊपर, है ना, सारे। इवन आप देखोगे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, सबने मिल के अभिमन्यु को मारा, जो कि रूल के खिलाफ था, है ना। महाभारत के स्टार्टिंग में जो रूल स्टेब्लिश हुए थे कि 1 वर्सेस 1 होगा, उस रूल के खिलाफ उन लोगों ने ये डिसीजन लिया। क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि वो एंग्जाइटी में थे। तो इसीलिए आपको एंग्जाइटी में डिसीजन अवॉइड करना है। ओके, सिक्स सर्कमस्टेंस क्या है? सिक्स सर्कमस्टेंस है ओपिनियन ड्रिवन। आपने देखा होगा बहुत लोग ओपिनियन शेयर करते हैं, है ना। तो ओपिनियन ड्रिवन डिसीजन भी आपको नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो शकुनी जो था, बहुत ओपिनियन शेयर करता था दुर्योधन को, और उस प्रकार से वो मैनिपुलेट करता था दुर्योधन को। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओपिनियंस तो भगवान भी शेयर करते थे अर्जुन को, है ना। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ओपिनियंस और एडवाइस में डिफरेंस है, और मैनिपुलेशन और सही एडवाइस में भी डिफरेंस है ना। तो कैसे चेक करेंगे कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कौन आपको सही एडवाइस दे रहा है? तो उसके लिए आपको देखना है कि इंटेंशन क्या है व्यक्ति की, जो व्यक्ति आपको एडवाइस कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है। जैसे शकुनी की इंटेंशन थी कि वो चाहता था कि दुर्योधन का पूरा डायनेस्टी खत्म हो जाए। बट भगवान की इंटेंशन ये थी अर्जुन को एडवाइस करते हुए कि अर्जुन जो है वो धर्म को फॉलो करे, धर्म को स्टैब्लिश करे। तो इसलिए उस चीज का भी ध्यान रखना है। सेवन सर्कमस्टेंस क्या है जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है? दैट इज वीकनेस ड्रिवन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, उस उनकी वीकनेस थी क्या? कि वो अंधे थे। तो वो कई बार सोचते थे कि जो मेरे साथ हुआ है ना, जो मैंने फेस किया है, वो बाकी मेरे बच्चों को ना फेस करना पड़े, या उसका रेसिप्रोकेशन भी वो करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जिस चीजों की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है वो चाहते थे कि ऐसा दूसरे भी फेस करें, है ना। क्योंकि वो वीक थे, उस वीकनेस की वजह से वो वैसा डिसीजन लेते थे। तो इन 7 सर्कमस्टेंसेस को आपको ट्राई करना है कि आप अवॉइड करें, है ना। अगर इन 7 सर्कमस्टेंसेस में आप हैं तो इस टाइम पे डिसीजन ना लें। तो ये आपका एटलीस्ट बेसिक कवर करेगा कि आप बैड डिसीजंस नहीं लेंगे। ओके, तो अब जब हमने ये कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अच्छे डिसीजंस कैसे लें। अगर ये सब बुरे डिसीजन से बचने का तरीका था, तो अच्छे डिसीजंस कैसे लेंगे? अच्छे डिसीजन लेने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो आज हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रैप फ्रेमवर्क। ओके, तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि फ्रेमवर्क क्या है एग्जैक्टली तो फ्रेमवर्क इज नथिंग लाइक अ रेसिपी बुक। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति को कुकिंग नहीं भी आती है, वो रेसिपी बुक देख के कुक कर सकता है। तो ये फ्रेमवर्क उसी तरीके से है। यदि आपको कभी कंफ्यूजन है, आप बहुत ज्यादा उसमें फंसे हुए हैं कि कैसे डिसीजन लें, तो आप इसको फॉलो करें। और मैं तो कहता हूँ कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करें। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा स्टेप वाइज है, बहुत वो होगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतना सब कौन करेगा। बट धीरे धीरे मसल मेमोरी बन जाएगी। जैसे हम रेसिपी बुक को फॉलो करते करते कुकिंग करते हैं, तो धीरे धीरे रेसिपी बुक छूट जाती है, हमें अपने आप आ जाता है कि कुकिंग कैसे करनी है। उसी तरीके से आप ये फ्रेमवर्क को फॉलो करिए,
तो आपको ऑटोमेटिकली ये मसल मेमोरी बन जाएगा, आप इजीली आराम से डिसीजन ले पाएंगे इसको फॉलो करते हुए। तो क्या है रैप फ्रेमवर्क, है ना? तो रैप फ्रेमवर्क में हमारा पहला है, देखिए आप, डब्ल्यू से वाइडन योर ऑप्शंस, आर से रियलिटी टेस्ट योर अजम्पशंस, ए से अटेन इमोशनल डिस्टेंस, एंड पी से प्रिपेयर टू बी राइट और रॉन्ग। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, है ना? इसको हम देखेंगे रामायण के थ्रू। ओके, तो फर्स्ट चीज जो आती है हमारी, वो है वाइडन योर ऑप्शंस। तो होता क्या है ना, अक्सर जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फॉलो करते हैं, है ना? इधर और में डिसीजन लेते हैं, हम लाइफ को बहुत ज्यादा ब्लैक व्हाइट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बताऊं मैं तो आप लोग को कुछ, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, बारिश हो रही है ना? तो वो ज्यादातर ये सोचता है कि आज स्कूल रहने देता हूँ, आज स्कूल जाऊं या ना जाऊं बेस्ड ऑन बारिश, ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है। बट हमें ये देखने की जरूरत है कि लाइफ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत सारा ग्रे एरिया है लाइफ में, है ना? और भी ऑप्शंस हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं करते उस टाइम पे। तो उन ऑप्शंस को वाइडन करने की जरूरत है। जब भी डिसीजन लें आप, तो हमेशा कभी ये मत सोचिए कि दो चीजें हैं। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि सपोज करिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, बहुत तेज कार ड्राइव कर रहे हैं, और अचानक से एक वृद्ध व्यक्ति आपके सामने आ गया, आपने सोचा लेफ्ट मोड़ता हूँ, तो आपने लेफ्ट मोड़ा, तो आपने देखा लेफ्ट मोड़ते ही एक महिला खड़ी है, तो आपने सोचा राइट मोड़ देते हैं, तो राइट मोड़ने में आपने देखा कि एक बच्चा खड़ा है। तो इस सिनेरियो में आप किसको मारेंगे? क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो आप लोगों ने सबने सुना हुआ है ये, है ना? तो हमें क्या है, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। जितने ऑप्शंस दिए गए हैं जरूरी नहीं है कि उतना ही एग्जिस्ट करता हो, हमें थोड़ा सा बाहर निकल के और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ना? तो इसको आप देख सकते हैं हनुमान जी ने कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट किया था। तो हनुमान जी जब लंका गए थे, तो लंका जब वो पहुंचे, जब लैंड किया उन्होंने, तो उन्होंने माउंटेन पे खड़े होकर लंका देखा, उनको बहुत ही लंका ग्रैंड दिखी एकदम, है ना? गोल्डन डेकोरेटेड पूरी, और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी में हनुमान जी के दिमाग में आया कि अब मुझे अंदर जाना है, और आई नीड टू फिगर आउट कि कहाँ पे सीता माँ है इस टाइम पे। तो कैसे किया जाए इस चीज को, है ना? कैसे अंदर जाया जाए? तो उन्होंने शास्त्रों का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाया कि शास्त्रों में क्या दिया गया है। तो शास्त्रों में चार चीजें बताई गई हैं किसी भी चीजों को करने के लिए, है ना? साम दाम दंड भेद, आप लोगों ने सुना होगा, है ना? तो साम का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। तो उन्होंने सोचा कि अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अंदर जाया जा सके। पर प्रॉब्लम यह है ना कि कॉम्प्रोमाइज आप उसी के साथ कर सकते हैं जिसका नेचर थोड़ा बहुत भी सात्विक हो। अगर सात्विक नेचर नहीं है तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते उस व्यक्ति के साथ। और लंका बीइंग द हब ऑफ राक्षस, है ना? तो वहां पे कोई सात्विक नेचर का तो नहीं था। तो हनुमान जी ने सोचा कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो साम नहीं काम करेगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि दाम ट्राई करते हैं। तो दाम मतलब आप किसी को गिफ्ट देके कुछ काम निकलवा लें, है ना? तो अब लंका उन्होंने देखा कि ऑलरेडी गोल्डन है, ऑलरेडी सोने की लंका बनी हुई है, इन लोगों को क्या चाहिए, है ना? तो इन लोगों को गिफ्ट्स तो नहीं देके काम हो सकता। तो आए दंड पे, मतलब कुछ फाइटिंग वगैरह होके अगर काम हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि फाइटिंग तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये राक्षस हैं, ये फेयर फाइट तो नहीं करेंगे, है ना? दे नो मैजिक एंड ऑल। और सीता माँ को, सीता माँ अंदर ही है, मुझे पता नहीं है किस जगह पे है, कहाँ है, कैसी है। तो फेयर फाइट में इनसे नहीं कर सकता, तो इसलिए दंड भी जो है वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो वो आए भेद पे। भेद मतलब डिप्लोमेसी, कुछ फूट डाली जाए। तो वो भी उन्होंने सोचा, फूट तो मैं डालूंगा, लेकिन होता क्या है ना, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें फूट डालना एक्चुअली मुश्किल है। जो आप देखोगे ज्यादातर असुरी प्रवृत्ति वाले लोग होंगे वो साथ में चलते हैं, उनका बहुत आपस में बनता है बहुत। इवन आप देखोगे जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनमें एक बारी को फूट डल जाएगा। लेकिन असुरी प्रवृत्ति लोग, वो एकदम गले में हाथ डाल के चलेंगे एकदम, है ना? क्यों, रीजन क्या है? कि सही करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सही लोगों में कई बारी फूट आती है। बट बुरे करने के तरीके बहुत हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप, है ना? तो इसलिए असुर लोग जो होते हैं बहुत जुड़े होते हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि भेद भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने और सोचा, उन्होंने सोचा कि ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सपैंड माई ऑप्शंस, अंदर कैसे जाया जाए उसमें, और ऑप्शंस को मैं फिगर आउट करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अंदर ऐसे ही गया लंका में, है ना, तो लोग मुझे देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कोई ना कोई स्पाई है, ये यहाँ पे तो बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए मैं अंदर सीधा तो नहीं जा सकता ऑब्वियसली। तो क्या किया जाए?
तो उन्होंने सोचा कि मैं ना अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता हूँ, मैं रावण का अपीयरेंस ले लेता हूँ। अब रावण अगर लंका में जाएगा तो कौन रोकेगा, कोई नहीं, है ना, एवरीबडी विल वेलकम हिम। तो उन्होंने सोचा इस प्रकार अगर मैं अंदर जाता हूँ तो कोई रोकेगा भी नहीं, और मैं चेक भी कर सकता हूँ कहाँ पे सीता माँ है। बट देन उन्होंने डिसाइड किया कि अंदर जाऊंगा तो रावण पॉपुलर है लंका में ऑब्वियसली, है ना, तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसे अप्रोच करें पूछने के लिए, बात करने के लिए, है ना, तो उस टाइम पे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। तो रावण जो है वो रिस्की चॉइस है। तो उन्होंने बोला ठीक है, रावण नहीं बनता है, लेट्स ट्राई टू चेंज इनटू समवन ऑर्डिनरी, कोई सिंपल सा राक्षस का रूप ले लेता हूँ और चले जाता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा और मैं अंदर भी चले जाऊंगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम उन्होंने दिमाग में आया उनके, कि जब आप चेंज करते हैं ना किसी का अपीयरेंस, तो हर व्यक्ति की स्मेल भी अलग अलग होती है, सिर्फ दिखना ही नहीं, इवन स्मेल भी अलग होती है। इवन अगर आप देखेंगे डॉग्स, अगर आप देखेंगे तो डॉग्स जो है वो स्मेल के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं व्यक्ति को। तो इसीलिए हनुमान जी ने सोचा मैं राक्षस तो बन जाऊंगा, बट हाउ विल आई फेक माई स्मेल, है ना, तो वो स्मेल को फेक करना डिफिकल्ट है, तो राक्षस बनने में ये रिस्क है, मैं स्मेल से पकड़ा जा सकता हूँ। तो फिर उन्होंने एंड में क्या डिसाइड किया कि मैं ना एक नॉर्मल सा बंदर बन जाता हूँ, जैसे आपने देखा होगा आजकल वृंदावन वगैरह में बंदर होते हैं, तो वैसा एक बंदर बन के मैं अंदर चले जाता हूँ, है ना, कोई मुझे क्वेश्चन नहीं करेगा, मैं अंदर जाके आराम से इधर उधर सर्च कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने शो किया कि कैसे ऑप्शंस को वाइड किया जाए, है ना, उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैं अंदर जाऊं या रहने दूं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, और जाऊं तो कैसे जाऊं। इवन जब वो अंदर भी गए ना, तो बंदर के रूप में उन्होंने इधर उधर सर्च किया, और फाइनली जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माँ को देखा, तो पेड़ के ऊपर से उन्होंने सोचा कि हाउ शुड आई अप्रोच हर। उन्होंने देखा कि सीता माँ वहां बैठी हुई है, और सीता माँ की उस टाइम पे जो कंडीशन थी, शी वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू सुसाइड, है ना, वो इतने ज्यादा शोक में थी। तो उनको उस टाइम पे कंफर्ट भी करना था सीता माँ को, है ना, तो बहुत ज्यादा हेस्ट था, हेस्टी मोमेंट था, बट उन्होंने हेस्ट में डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने सोचा, उन्होंने और ऑप्शन सोचे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये सोचा कि मैं डायरेक्टली अगर सीता माँ के सामने प्रकट हो जाता हूँ तो हो सकता है वो सोचें कि ये रावण है, कोई रूप चेंज करके आया है और मेरे साथ छल कर रहा है। तो अगर उन्होंने ये सोच के चिल्ला दिया तो आसपास के सारे राक्षस एकत्रित हो जाएंगे, और आई विल नॉट बी एबल टू कन्वे माई मैसेज, जो भी मैं लेके आया हूँ, है ना, मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि रेदर देन डायरेक्टली गोइंग इन फ्रंट ऑफ सीता माँ, मैं ऊपर से ही अपना मैसेज कन्वे करता हूँ विदाउट प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर, है ना। तो अब इस पे क्वेश्चन आया कि मैं किस भाषा में बोलूं सो दैट शी बिलीव्स मी, है ना। तो उन्होंने सोचा कि मैं संस्कृत में बोलता हूँ, संस्कृत को एक उच्च भाषा कंसिडर किया जाता था, कंसिडर क्या होती थी, तो राक्षसों को तो नहीं आती थी वो संस्कृत। तो उन्होंने सोचा मैं संस्कृत में बोलता हूँ। बट उन्होंने फिर उन्हें याद आया कि रावण जो है वो ब्राह्मण था, और रावण बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही शास्त्रों में ज्ञाता था रावण। तो हो सकता है सीता माँ सोचे कि नहीं, आ, ये रावण ही है ना, संस्कृत बोल रहा है, ये रावण है, ये रावण का कोई छल है। तो फिर उन्होंने सोचा संस्कृत नहीं तो मैं अपना मैसेज वानर भाषा में कन्वे कर देता हूँ, वानरों की भी एक भाषा थी, तो सोचा कि उसमें कन्वे कर देता हूँ। वो रावण को नहीं आती होगी, राक्षसों को नहीं आती होगी, पर फिर ध्यान आया कि हो सकता है सीता माँ को भी ना आती हो, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ये भी कैंसिल। फिर फाइनली उन्हें दिमाग में आइडिया आया कि हाँ, अवधी भाषा का यूज किया जा सकता है, जो अयोध्या में उस टाइम में बोली जाती थी, अवधी। क्योंकि देर इज नो चांस कि राक्षसों को वो आती होगी, रावण को नहीं आती होगी ऑब्वियसली, और देर इज नो चांस कि सीता माँ को नहीं आती होगी, सीता माँ को डेफिनेटली आती होगी। तो उन्होंने अवधी भाषा का यूज करके अपना मैसेज कन्वे किया। तो इन सब चीजों से बेसिकली सीखने वाला पॉइंट क्या है कि आपको अपने ऑप्शंस वाइड करने हैं, जब भी कोई डिसीजन आपके सामने प्रेजेंट करता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वही ऑप्शंस आपके पास हैं, एक्सपैंडेड, है ना, थोड़ा डोमेन एक्सपैंड करिए। तो ये पहला डब्ल्यू हमने अप्लाई किया रैप फ्रेमवर्क। दूसरा वेपन आपके पास रैप फ्रेमवर्क का क्या है, रियलिटी टेस्ट योर अजम्पशन या फिर क्वेश्चन योर अजम्पशंस। ओके, तो क्वेश्चन योर अजम्पशंस का क्या मतलब है एक्चुअली, है ना। तो होता क्या है एक्चुअली, हमारे ना कुछ अजम्पशंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। कभी भी आप डिसीजन लेंगे आप देखेंगे कि आपका कुछ सेट अजम्पशन है, आपको लगता है वो रियलिटी है ऑब्वियसली, ठीक है, बट नैरेटिव्स इस तरीके से चलाए जाते हैं ना नैरेटिव्स की, आपको लगता है वो रियलिटी है बट होता वो आपका अजम्पशन है ना। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे तो दो विंग्स में लोग बटे रहते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग में, है ना, कुछ लोग मोदी के सपोर्टर होंगे, कुछ लोग राहुल गांधी के सपोर्टर होंगे, राहुल गांधी वाला बोलेगा नहीं नहीं ये सही है। क्यों, क्योंकि उसके अजम्पशंस हैं, उसके नैरेटिव्स उस प्रकार से सेट हुए हैं, तो उसको लगता है वो सही है ना।
तो आपको अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, है ना। तो अजम्पशंस को क्वेश्चन करने का मतलब क्या है? आप अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करेंगे यानी आप खुद को क्वेश्चन करेंगे। तो उसका जो फाउंडेशन है एक्चुअली वो ये है कि आई कैन बी रॉन्ग। आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि पहले कि आप खुद को तभी क्वेश्चन कर पाएंगे जब आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि आई कैन बी रॉन्ग, है ना। तो ये जिस व्यक्ति में ईगो है वो ये नहीं कर पाएगा। इसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, है ना। एक आप लोग छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्चुअली, जिससे आपका ह्यूमिलिटी ट्रिगर होगा। आप लोग माइक बंद करके अपने तरफ फिंगर पॉइंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आई कैन बी रॉन्ग, इतना तेज कि आपको सुनाई दे। वो बहुत ज्यादा तेज भी नहीं, दूसरों को नहीं पता लगना चाहिए, आपको ही पता लगे कि आई कैन बी रॉन्ग। ओके, माइक बंद करके फिंगर पॉइंट करिए एंड से आई कैन बी रॉन्ग। तो इससे क्या होता है, आपका ह्यूमिलिटी ट्रिगर होगा, तो इससे आप खुद को क्वेश्चन करने वाले स्टेप को इजीली कर पाएंगे। तो इसको अगर आप रामायण में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलता है आपको। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल? जब सीता माँ हिरन को देखती हैं, है ना, सुनहरे हिरन को, तो शी बिकम्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, है ना। तो वो बोलती हैं कि मुझे ये हिरन चाहिए, है ना। अब जब वो हिरन वो मांगती हैं तो उनका अजम्पशन ये होता है कि ठीक है, हिरन सुनहरा भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, भगवान ने इतनी सारी ब्यूटीफुल क्रिएशंस की हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गोल्डन हिरन, है ना। ये भी हो सकता है। ऑब्वियसली उनको ये रियलिटी लगती है उनके लॉजिक के हिसाब से, और हो भी सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, हिरन जो है वो रियलिटी है। अब पॉइंट ये होता है कि इस स्टेप में ना हम एक चीज से सफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। ठीक है, जब भी हम कोई अजम्पशन मेक करते हैं तो हम उन लोगों को ढूंढते हैं या उन सिचुएशन को ढूंढते हैं जिससे हमारा अजम्पशन कंफर्म होता है। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है अकेले सॉल्व करना, अकेले क्वेश्चन करना खुद को। तो इस स्टेप में ना हमें एक और व्यक्ति की जरूरत होती है जिसको हम बोल सकते हैं डेविल्स एडवोकेट। व्हाट इज डेविल्स एडवोकेट? इज समवन हु डिसएग्रीज विद योर ओपिनियन, ओके, हु डिसएग्रीज विद योर थॉट, नॉट जस्ट फॉर डिसएग्रीइंग, सिर्फ मना करने के लिए नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके अजम्पशंस में फ्लॉज ढूंढ सके, आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे सके जिससे आपके अजम्पशंस के ब्लाइंड स्पॉट बाहर आए, है ना। तब ज्यादातर हम इन सब चीजों से बाहर, तब खुद को क्वेश्चन करना और आसान हो जाता है क्योंकि हम एक थर्ड पॉइंट देख पाते हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में डेविल्स एडवोकेट कौन बना? लक्ष्मण भगवान। ओके, लक्ष्मण जी आए, उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट गॉड्स क्रिएशन, ये जो हिरन आप देख रही हैं ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है। तो सीता माँ ने बोला ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, भगवान ने इतनी सुंदर चीजें बनाई हैं, ये भी बना सकते हैं भगवान। तो उन्होंने बोला कि ये भगवान ने नहीं बनाया, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाकी हिरन को देखिए जो इनके आसपास है, वो सब इससे दूर भाग रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये हिरन नहीं है। इवन लक्ष्मण जी यहाँ तक जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये डीमन है, इसका नाम मारीच है। बट स्टिल सीता माँ जो है वो इग्नोर कर देती हैं, है ना। और वो फिर भगवान राम के पास जाती हैं और भगवान राम को बोलती हैं कि आई नीड दिस, है ना, मुझे ये चाहिए। फिर भगवान राम जाते हैं हिरन के पीछे। तो लक्ष्मण जी वहां पे भगवान राम को भी समझाते हैं कि दिस इज नॉट हिरन। तो भगवान राम बोलते हैं कि आई नो इट, बट सिंस सीता ने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, शी इज डिमांडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई नीड टू गिव इट टू हर, है ना। तो भगवान राम जाते हैं। तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर इग्नोरेंस में आके गलत डिसीजन नहीं ले रहा है। दिस इज अ पास टाइम सो दैट वी कैन लर्न, है ना, कि हमें सिखाने के लिए भगवान ये सब चीजें करते हैं जिससे हम सीख सकें। ओके, तो इसीलिए आपको अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करना है, आपको ट्राई करना है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए डेविल्स एडवोकेट बने, और जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करें और ट्राई करें कि उस व्यक्ति से भी जाके बात करें, है ना। उस व्यक्ति से जाके बात करें, बाहर की चीजों को ट्राई करें थोड़ा, कि अपने जो आपके अजम्पशंस को क्वेश्चन करे और आपको और ज्यादा रिफाइन करे आपके डिसीजन को। ओके, ये है हमारा सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप क्या है? अटेन इमोशनल डिस्टेंस। तो दो चीजें आपने अभी देख ली सही डिसीजन लेने के लिए, क्या क्या? एक तो आपको वाइडन करने चाहिए अपने ऑप्शंस, और दूसरा अपने अजम्पशंस का रियलिटी टेस्ट करना चाहिए, है ना। रियलिटी टेस्ट यानी कि क्वेश्चन करना चाहिए कि कितने सही हैं मेरे अजम्पशंस, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। तीसरा और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर हम लोग करते हैं, अटेन इमोशनल डिस्टेंस। अक्सर हम इमोशंस में ही डिसीजंस लेते हैं, है ना। कुछ भी चीज होती है हम नॉर्मली इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं। तो इमोशनल डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए।
इसको अगर आप रामायण में देखेंगे बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का ईएनटी सर्जरी किया था ना, तो ईएनटी सर्जरी के बाद वो इतनी ज्यादा मतलब उसमें आ गई थी, फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी, कि उसे लगा कि भगवान राम ने उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि सीता माँ थी, सीता माँ प्रेजेंट थी। तो वो फटाक से जाके रावण के पास जाती है, और रावण के पास जाके एक्सप्लेन करती है सिचुएशन, है ना। रावण को ये नहीं बताती है कि इस रीजन की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। रावण को जाके बोलती है कि मैंने संसार की सबसे सुंदर स्त्री देखी है, संसार की सबसे सुंदर स्त्री देख के आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ आप डिजर्व करते हैं, वो और किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, यू ओनली डिजर्वर। तो रावण ये सुन के ना बहुत प्रसन्न हो जाता है ना, रावण को ये आके वो बताती है और बहुत प्रसन्न हो जाता है रावण। तो यहाँ से ना हमें और एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी भी आपको कोई व्यक्ति आके अपना साइड बताता है, तो आप उस टाइम पे डिसीजन मत लीजिए, हमेशा आपको पूरा स्टोरी पता होना चाहिए। और यदि आपको कोई आके एक साइड का स्टोरी बताता है और बोलता है डिसीजन लो, तो आपको डिले करना चाहिए, आपको उसको बोलना चाहिए कि आई विल लेट यू नो वंस आई थिंक अबाउट इट, है ना, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। क्योंकि एक साइड के स्टोरी में काफी चीजें मिस हो सकती हैं, ठीक है। बट रावण क्या करता है, रावण को लगता है हाँ ठीक है, अब ये कौन स्त्री है मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो रावण जो है वो बहुत ही ज्यादा लस्ट में आ जाता है, और ये सोचने के बाद रावण तुरंत जाता है मारीच के पास, प्लानिंग करने, प्लानिंग प्लॉटिंग उसका चालू हो जाता है। तो वो जाता है मारीच के पास, और मारीच के पास जाते ही बोलता है कि देखो ऐसा ऐसा प्लान है हमारा, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट राम, ठीक है, और मैं सीता को लाना चाहता हूँ अपने पास, है ना। तो मारीच को जब ये एक्सप्लेन करता है तो मारीच बहुत डर जाता है, मारीच बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम उस रा पे अटक जाता है वो, राम भी नहीं बोल पाता, इतना फियर में आ जाता है वो राम का नाम सुनते ही, ठीक है। तो बोलते हैं कि आप जानते नहीं हो आप किससे पंगा ले रहे हो, ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जो 12 साल के थे, तो जब अपने गुरु के साथ आए थे उनका यज्ञ प्रोटेक्ट करने, है ना, तो हम लोग, मैं सुबाहु और हमारी जो गैंग थी, हम लोग गए थे यज्ञ को भंग करने। तो भगवान राम ने, एक एरो था, वो एरो में से ना पॉइंटेड एंड होता है जो तीर का, पॉइंटेड एंड हटा लिया था, और उसके बाद मारा था मारीच को। तो मारीच बताया था कि उस धनुष, उस बाण से जब मुझे लगा था तो मैं 100 मील दूर जाके गिरा था, और जिस जगह पे मारीच गिरा था वो आज मॉरिशियस नाम है उस जगह का, अगर आप लोग जानते हो मॉरिशियस, तो वही जगह है जहाँ मारीच गिरा था, वहां पे भी रामायण का कल्चर है एक्चुअली। तो मारीच ये बताता है कि इतने पावरफुल व्यक्ति थे, तो अगर सोचो एरो के साथ उस पॉइंटेड एंड के साथ मारा होता तो मारीच होता ही नहीं आज, है ना। इवन इस सिचुएशन के बाद मारीच और उसके जो फ्रेंड्स थे ना, उनके अंदर रिवेंज की भावना आ गई थी भगवान राम के प्रति, तो वो लोग एक बारी डियर का रूप लेके भगवान को पीछे से अटैक करने भी गए थे इस सिचुएशन के बाद। तो जब वो गए थे तो भगवान राम ने सेंस कर लिया था, तो जब वो पीछे मुड़े भगवान राम, तो उन्होंने एक एरो लिया, फायर किया, और मारीच वहां से भागने लगा। बाकी दोनों का कुछ पता ही नहीं लगा कहाँ गए। तो मारीच बताता है कि उन दोनों का मुझे आज तक नहीं पता क्या हुआ, तो भाई आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, रावण को बोलता है आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, ठीक है। इवन मैं इतना ज्यादा डरा हूं कि आप देख सकते हैं मैं कुटिया बना के साधु की तरह रह रहा हूँ, है ना, आई कैन नॉट गो विद यू, ठीक है। बट रावण जो है तब तक इमोशनली इतना ज्यादा लस्ट में आ चुका होता है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका होता है, ठीक है, देखा भी नहीं है उसने अभी सीता माँ को, लेकिन इतना तरीके से शूर्पणखा ने वो चीजें इग्नाइट करी है रावण के अंदर, कि रावण जो है पूरा इमोशनली डूब चुका है उसमें। और ये चीजें अक्सर हमारे साथ भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मॉडर्न वर्ल्ड में भी शूर्पणखा है, कोई गेस कर सकता है मॉडर्न वर्ल्ड में शूर्पणखा क्या है, कौन सी चीज है जो हमारे अंदर डिजायर्स को इग्नाइट करती है? सोशल मीडिया, यस, एडवर्टाइजमेंट्स, सोशल मीडिया, है ना, जो भी चीजें हमारे अंदर डिजायर्स को इग्नाइट करती हैं, जो हमें अक्सर इम्पल्सिव डिसीजंस लेने में मजबूर कर देती हैं, है ना। बिग बिलियन डेज सेल चल रही है, इम्पल्स में आए, डिसीजन लिया, खरीद लिया, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। तो हाँ, मैं कहाँ था, सॉरी। तो रावण जो है वो बहुत ज्यादा डूब चुका है उस चीज में, है ना। तो रावण खुद को एलिवेट मतलब बाहर नहीं निकाल पाता है। रावण ने सेशन भी नहीं लिया होता तो उसका आइडिया भी नहीं है कि इमोशनली डिस्टेंस करना है खुद को, है ना। तो इसीलिए वो कर नहीं पाता। वो बोलता है मारिच को कि इधर यू कम विद मी और आई विल किल यू हियर, ओके।
तो सीधा बोल देता है कि मैं या तो तुम्हें मार दूंगा या तो तुम मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं ही मार दूंगा तुम्हें। तो मारीच फिर सोचता है कि इसके हाथ से क्यों ही मरना है ना, भगवान के हाथ से मरेंगे। तो देन मारीच अग्री करता है ना फाइनली। बट ये स्टेप जो है ना, ये इतना इजी नहीं है इमोशनली खुद को सेपरेट करना। ऑब्वियसली बाहर से हमें बहुत आसान लगता है, स्पेशली उन लोगों के प्रति जिनके प्रति हम बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं ना, तो वहां पे इमोशनली खुद को बाहर निकाल के डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप लोग एक प्रैक्टिकल रूल लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट? 10-10-10 रूल। कि अभी जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको 10 घंटे बाद कैसा फील होगा, 10 दिन बाद कैसा फील होगा, और 10 साल बाद आप कैसे फील करेंगे, है ना। जब भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और सोचिए कि ये डिसीजन तो मैं ले रहा हूँ, दैट इज फाइन, बट हाउ विल आई फील आफ्टर 10 आवर्स, और आफ्टर 10 डेज, एंड आफ्टर 10 ईयर्स। ऑब्वियसली थोड़ा वियर्ड लगता है कि 10 साल बाद मैं क्या फील करूंगा, ये मुझे कैसे पता, बट स्टिल ट्राई टू डू इट, है ना। क्यों ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको ये ना पता हो कि 10 साल बाद आप कैसा फील करेंगे, बट अभी अगर आप थोड़ा सा हट के सोचेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे ना, तो उससे क्या होता है, इमोशंस ना कुछ इस तरीके से आते हैं, एकदम पीक आता है फिर लो हो जाता है। तो आप जब पीक पे हो ना, तो उस टाइम पर आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप डिले कर दोगे ना थोड़ा सा, तो आप देखोगे आपका पीक जो है वो नीचे आ जाएगा, तो आप ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे। इस चीज को आप वैसे भी देख सकते हो कि कभी आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेना है, जैसे बहुत सारे हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ सेल वगैरह चलती है, तो हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ खरीद लेना चाहिए ये, है ना, ये ले लेते हैं, काम तो आ ही जाएगा, थोड़ा सस्ता ही मिल रहा है ना। तो अगर ऐसा सब आप फील कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, उसको कार्ट में डालिए, ऐड टू कार्ट करिए, बोलिए कल खरीदूंगा, ठीक है। तो आप कल आएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि नहीं यार, इसका इतना जरूरत भी नहीं है, क्यों ही ऐड किया मैंने इसको, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने कुछ बोला, आपको बुरा लग गया, आपको लगा कि नहीं मुझे कन्फ्रंट करना चाहिए, है ना, वो चलो इसको कन्फ्रंट करते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि ठीक है अभी काम कर लेता हूँ, शाम में खाली होंगे तो आराम से कन्फ्रंट करूंगा, या वीकेंड में डिस्कस करूंगा इसके साथ। तो होता क्या है, इमोशंस को आप जब आप डिले करेंगे ना, तो वो पीक मोमेंट जो आता है, वो पीक मोमेंट हट जाता है, तो आप ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल वे है, इमोशनली आपको डिस्टेंस करने में ये हेल्प करेगा। ओके, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। फिर फोर्थ चीज, आउटकम बायस, यानी कि प्रिपेयर टू बी राइट और रॉन्ग। ओके, तो हो सकता है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपने फ्रेमवर्क का सब लगा दिया, वाइड एन योर ऑप्शन लगा दिया, इमोशनली खुद को डिस्टेंस कर लिया, अपने अजम्पशंस को भी रियलिटी चेक कर लिया कि हाँ अजम्पशंस भी ठीक हैं, स्टिल देर इज अ चांस कि आपका डिसीजन गलत हो सकता है ना, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट आइडियल, है ना। तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है, तो इस मोमेंट में क्या करना चाहिए अगर हम गलत हो गए तो। मोस्टली क्या होता है कि जब हमारा डिसीजन गलत हो जाता है ना, तो हम गिव अप कर देते हैं, हम कुछ सीखते नहीं है उससे, ठीक है। हमने बोला कि नहीं 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 यार, ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो गिव अप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। यू कैन बी रॉन्ग, दैट इज फाइन। तो आपको क्या करना चाहिए, उस डिसीजन पे अड़े रहना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और उस डिसीजन से सीखना चाहिए कि नाउ हाउ कैन आई इम्प्रूव फ्रॉम दिस। ओके, आउटकम जो है वो आपके हाथ में नहीं है। अभी तक के फ्रेमवर्क के रैप में WRA आपके हाथ में था, यू कैन डू, यू कैन मैनिपुलेट थिंग्स इन दैट, यू कैन डू, बट P आपके हाथ में नहीं है, प्रिपेयर टू बी राइट और रॉन्ग, दैट इज नॉट इन योर हैंड। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आपने डिसीजन किस बेसिस पे लिया था, और अब वो डिसीजन का रिजल्ट अगर खराब आ रहा है, तो नाउ व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव दिस, रेदर देन गिविंग अप। ओके, तो इस चीज को अगर आप देखेंगे, तो आप विभीषण जी को देख सकते हैं ना, विभीषण जी जैसे हम स्लाइड पे आप लोग देख रहे होंगे। तो विभीषण जी ने एक्चुअली डिसीजंस जब भी लिए हैं ना, तो उनके साथ एक्चुअली में खराब खराब उनको लगा होगा कि आउटकम, जैसे नॉर्मल व्यक्ति अगर डिसीजन लेता है तो किस लिए लेता है, कि अगर उसको थोड़ा बहुत कुछ भी खराब दिखने लगा तो वो चेंज कर देता है अपना डिसीजन, कंफर्ट वगैरह के बेसिस पे डिसीजन लेता है। पर विभीषण जी को आप देखेंगे तो उन्होंने हमेशा धर्म के लिए, सत्य के लिए डिसीजंस लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो अच्छे खासे लंका में बैठे हुए थे, सब ऑपुलेंस था उनके पास, पूरा कंफर्ट था, उनको क्या नीड था कि वो रावण को जाके बोलेंगे यू आर डूइंग रॉन्ग, है ना। पर फिर भी उन्होंने वो डिसीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि दैट इज धर्म। उन्होंने धर्म के लिए डिसीजन लिया, उन्होंने सारे ऑपुलेंसेस छोड़ दिए, ठीक है। वो गए, उन्होंने रावण को बोला कि यू आर डूइंग रॉन्ग, और रावण ने क्या किया, भरी सभा में उनको लात मार के निकाला। दैट इज सो बिग ऑफ एन इंसल्ट, है ना।
अब कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो वो सोच सकता है कि नहीं यार ये मेरा डिसीजन गलत था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बट विभीषण को क्लियर था कि आई एम मेकिंग दिस डिसीजन फॉर धर्म, है ना, एंड दिस इज नॉट वॉट एवर आउटकम इज कमिंग, आई विल टॉलरेट इट, आउटकम विल नॉट डिफाइन माई डिसीजंस वर्थीनेस, है ना। उससे नहीं पता लगेगा कि मेरा डिसीजन सही है या गलत है, ये इन आउटकम से डिफाइन नहीं करूंगा मैं। तो उन्होंने धर्म के लिए डिसीजन लिया और वो टिके रहे। ठीक है, उस डिसीजन को उन्होंने फॉलो थ्रू किया। उन्होंने, इवन आप विभीषण की लाइफ देखेंगे ना, तो उन्होंने हर जगह डिफिकल्ट डिसीजंस लिए हैं, हर जगह डिफिकल्ट डिसीजंस लिए हैं, और रीजन, वो धर्म को फॉलो करना चाहते थे। उनके पास ऑप्शन था, एक्चुअली उनके पास चॉइस थी, अगर आप देखेंगे ना, तो उनके पास चॉइस थी कि वो लाइफ ऑफ प्रिटेंस जिए या लाइफ ऑफ सब्सटेंस जिए, है ना, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जिए या लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस जिए, लाइफ ऑफ सब्सटेंस जिए, है ना, या लाइफ ऑफ मतलब ओपुलेंसेस जिए या लाइफ ऑफ सेक्रीफाइसेस जिए। तो उन्होंने अपने सारे ओपुलेंसेस को हटा दिया और उसके बाद धर्म के लिए डिसीजन लेके आगे बढ़े। तो जब उनके पास कुछ नहीं था ना, कुछ भी नहीं बचा था, जब वो भगवान राम के पास आ रहे थे, सब छोड़ के वहां से लंका से निकाल दिया गया था, तो उस टाइम अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि जी ने बोला है कि वाल्मीकि जी ने विभीषण जी को श्रीमान का टाइटल दिया है उस टाइम पे, जब उनके पास कोई भी ओपुलेंस नहीं था, है ना, हर जगह से सब कुछ छिन गया था। तो श्रीमान का टाइटल, एक्चुअली श्रीमान का मतलब होता है वन हु हैज ऑल द ऑपुलेंसेस, जिसके पास सब ऑपुलेंस है उसको श्रीमान बोला जाता है। बट विभीषण के पास कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उनको श्रीमान बोला जा रहा था। उसका रीजन यह है कि उनके पास एक सबसे बड़ा ऑपुलेंस था, दैट इज द राइट चॉइस, है ना, सही चॉइस का ऑपुलेंस था उनके पास। तो यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल रही है कि भले ही आपके पास कुछ ना हो, यदि आप सही डिसीजन लेते हैं तो वो सबसे बड़ा ऑपुलेंस है। तो ये इस सेशन का और एक मेन पॉइंट है कि डिसीजन इतना पावरफुल चीज है कि यदि आप वो भी सही ले रहे हैं और आपके पास और कुछ नहीं है, स्टिल यू हैव ऑल द ओपुलेंसेस इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये सीखने की आवश्यकता है। ओके, तो और एक चीज हम देख सकते हैं इसमें, कई बार इस चीज में भी हम फंसते हैं जो विभीषण ने अवॉइड की, है ना। हम क्या करते हैं, डिसीजंस को इस बेसिस पे लेते हैं कि कितना पेनफुल है ये डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो, है ना, आपको पढ़ाई करनी है, बट पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, इट्स मुश्किल डिसीजन है ना, इट्स कंफर्टिंग, ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो 2 घंटे पढ़ना है, आराम से पढ़ लेंगे, पहले थोड़ा रील चला लेते हैं, है ना। तो इजी, बेस्ड ऑन हमारा कितना कंफर्ट है उस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। बट होता क्या है, अक्सर हमने देखा होगा, हमने रियलाइज भी किया है इस चीज को, कि इजी डिसीजन जो अभी हैं वो बाद में हमारी लाइफ को हार्ड बनाते हैं, है ना, और जो अभी हार्ड डिसीजंस है हमारे बाद में लाइफ को इजी बनाता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि हम डिसीजन जो है इस बेसिस पे नहीं ले रहे कि कितना कंफर्टिंग डिसीजन है। तो इससे हम बेसिकली, अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो आप लोग विभीषण के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा रैप फ्रेमवर्क। अभी हम, हमारे पास टाइम तो है, अच्छा खासा टाइम है, ओके, तो हम एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं इस रैप फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, लेट्स सी कि आप लोग कितना समझ चुके हैं इस चीज को, है ना। तो मैं आपको 2 सिनेरियोज देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए इसको इम्प्लीमेंट करने का। आपका सिनेरियो ये है कि आपके पास जॉब ऑफर आया है एक कंपनी से, और पहली 2 कंपनी से आया है, ए और बी। ओके, ए कंपनी जो है वो आपको अच्छा खासा पैसा दे रही है, पैकेज बहुत अच्छा है, बट वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है ना। बी कंपनी इज ऑफरिंग यू लो सैलरी, बट वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है ना। ए कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है, बट बी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस और कल्चर अच्छा है बट सैलरी कम है। तो आप कौन सा जॉब ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? बी कंपनी, ओके, बाकी लोग भी लिख सकते हैं बी। ओके, मोस्टली लोग बी कंपनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो नाउ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये बताएं कि आप लोग बी तक कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू रीच बी। आपने रैप में से क्या अप्लाई किया कि आप बी में पहुंचे, या आपने ट्राई किया कि कुछ रैप में से लगाते हैं बिफोर मेकिंग द डिसीजन बी? एनीवन? पीस एंड नो वर्कलोड,
ओके, सो यूजिंग दिस शिल्पा माता जी ने बी ऑप्शन को चूज किया। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वाइडन और ऑप्शंस को लगाया जाए इस सिचुएशन में, ओके, समवन इज सेइंग चैट को एक्सपैंड करते हैं, बिकॉज इवन इफ आई हैव हाई सैलरी राइट नाउ एंड बैड इन्वायरमेंट इट विल अफेक्ट माय मेंटल हेल्थ एंड आई विल एंड अप गिविंग माय मनी टू थेरेपिस्ट। ओके, by experiencing it, okay, real method is making decision based on experience। okay, so देखिए, अगेन हम लोग पूरे सेशन के बाद काम हमने वही करा है, ठीक है, कि हमारे पास ए और बी आया और हमने बी को चूज किया। ऑब्वियसली इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कैन ट्राई अदर ऑप्शंस इफ सिचुएशन सपोर्ट बिकॉज लो सैलरी विल एंड अप बीइंग टेंस्ड, बिल्कुल सही, और ऑप्शंस को चूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट जो अभी हमने सीखा है रैप फ्रेमवर्क को इन दो ऑप्शंस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, किस तरीके से हम और देखा जा सकता है इस चीज को। अभी देखो मोस्टली लोगों ने बी बोला है, रीजन बीइंग या तो वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया उन्होंने, या वो ये सोच रहे हैं कि टफ वर्क कल्चर ऑब्वियसली हमारे लिए टेंसिंग होगा, लो सैलरी में हम मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सर्टेन अजम्पशंस है हमारी बी डिसीजन को लेने के लिए। सिमिलरली सर्टेन अजम्पशन हो सकता है ए डिसीजन को लेने के लिए, है ना। तो क्या करें, सबसे पहले वाइडन करते हैं ऑप्शंस। इस सिचुएशन में अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो आप ऑप्शंस को वाइडन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले करिए और ट्राई करिए कि क्या और कोई जॉब ऑप्शंस आपको मिल सकता है ना, क्या और कुछ हो सकता है, या क्या हो सकता है कि आप दोनों कंपनी के एचआर से बात करके कुछ ऊपर नीचे करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी कंपनी में आपको लो सैलरी का इशू है ना, तो बी कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, एचआर से जाके बात करके थोड़ा सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया आपके पास। थोड़ा रुक के आप दूसरे इंटरव्यूज दे सकते हैं, ये ऑप्शन हो गया आपके पास। तो बेसिकली ऑप्शन वाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। सेकेंड थिंग, रियलिटी टेस्ट किया आपने अपने assumptions को, आपने आपको दिया गया ऑब्वियसली, आप ए कंपनी को अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आपको ये कैसे पता है कि एक्चुअली में वहां पे वर्क कल्चर खराब है। ये आपको पता होगा बेस्ड ऑन आपने कुछ रिव्यूज पढ़े होंगे या आपको र्यूमर्स मिले होंगे, है ना, उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि वर्क कल्चर खराब है। ऑब्वियसली आप गए नहीं है अभी ए में, है ना। तो इसको आप रियलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, आप उनके एम्प्लॉयज से पूछेंगे, है ना, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लिंक्डइन वगैरह, आप वहां पे जाके उन एम्प्लॉयज से चेक कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली में वर्क कल्चर खराब है, क्या इतना खराब है कि सस्टेन नहीं किया जा सकता वहां पे, है ना। दूसरा अजम्पशन आपका बी ऑफर के लिए क्या है, कि लो सैलरी में मैं काम चला लूंगा, तो उसको भी आप रियलिटी टेस्ट करिए, अपना फाइनेंस प्लानिंग कर लिया, आप देखिए कि क्या वो लो सैलरी आपके लिए सस्टेनेबल है। अगर है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे आपको रियलिटी टेस्ट करने की जरूरत है अपने assumptions को। फिर इमोशनली डिस्टेंस करिए खुद को हमेशा। कई लोग होंगे जो ए को तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, तो इमोशंस में आ जाएंगे कि पैसा तो अच्छा मिल रहा है ना, तो ले लेते हैं, ए का ऑफर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसमें भी नहीं आना है आपको, है ना, इमोशनली खुद को दूर रखना है कि दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद जो मैंने 10-10-10 बोला था, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं इन कंपनीज में से कोई चूज करता हूँ तो हाउ आई विल फील आफ्टर 10 आवर्स 10 डेज एंड 10 ईयर्स। कितना ग्रोथ है किस कंपनी में, कैसा मैं फील करूंगा। हो सकता है लो सैलरी ऑब्वियसली कंफर्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस में मैं चला गया, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, बट देर इज नो ग्रोथ, 10 साल बाद भी मैं वैसा ही हूँ, तो फिर तो बी डिसीजन फंस जाऊंगा, है ना। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद भी फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रिपेयर टू बी राइट और रॉन्ग। सपोज करो मैंने सब चीजें लगाने के बाद कोई कंपनी ज्वाइन कर भी ली और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो आपका बैकअप ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द बैकअप ऑप्शन। आप ऐसे ही जंप कर गए थे क्या डिसीजन में, या आपने कुछ सोचा था, बैकअप ऑप्शन बनाया था, है ना। उस टाइम पे आपको एकदम बेविल्डर नहीं हो जाना है, एकदम पूरा गिव अप नहीं कर देना है कि यार अब तो भाई अब तो लुट ही गया हूँ मैं, अब नहीं कर पाऊंगा कुछ, नहीं। उस टाइम पे आपको सोचना है कि नाउ व्हाट इज द ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है ये चीज, है ना। जितनी जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है आपको उतने के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है। पूरे सेशन का एम यही है कि आप इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बढ़ाइए, उसको अलग अलग तरीके से देखिए, है ना, ये चारों चीजों को उसके ऊपर अप्लाई करिए एंड देन डिसीजन लीजिए। ओके, चल, ओके, ए का ऑफर लेकर बी में जाएं। ओके, ए का ऑफर लेके बी में भी जा सकते हैं, अगर बी के एचआर आपको अलाउ करते हैं तो बिल्कुल जाइए। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट, इतना ही है रैप फ्रेमवर्क में। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, बैड डिसीजंस को किन सर्कमस्टेंसेज में नहीं लेते हैं उससे भी आप पूछ सकते हैं, वो सारे सर्कमस्टेंसेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या गुड डिसीजंस कैसे लेते हैं रैप फ्रेमवर्क से, उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं समझ आया तो वही पूछ सकते। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ तो जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं क्या आप?